विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट 2 के पेपर सोशल रिसर्च में एथनोग्राफी की बात आज हम करेंगे। तो एथनोग्राफी एंड सोशल रिसर्च, इस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एथनोग्राफी को हम हिंदी में नृवंश विज्ञान या नृजाति लेखन भी कह सकते हैं। तो नृजाति लेखन एवं सामाजिक अनुसंधान, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। किसी समाज के प्रथानुगत व्यवहारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णनात्मक लेखा जोखा तैयार करने की विधा नृजाति लेखन या नृवंश विज्ञान कहलाती है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र की यह शाखा सामान्यतया आदिम अथवा पूर्व शिक्षित समाजों के विवरणात्मक अध्ययनों से संबंधित है। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी समाज की विवरणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उसका डिटेल में जाकर के स्टडी कर रहे हैं। ज्ञान की इस शाखा में विश्लेषण एवं व्याख्या की अपेक्षा वर्णन को ही प्रमुखता दी जाती है। इसमें विश्लेषणात्मक सामान्यीकरण अथवा सिद्धांत रचना का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। नृजाति लेखन में सहभागिक अवलोकन की शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन या सहभागिक अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च की विधि है, गुणात्मक अनुसंधान की विधि है, जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञानों में, सोशल साइंस में, विशेष रूप से एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग मानव समाज और उसकी संस्कृतियों के अनुभव आधारित आंकड़े जुटाने का कार्य करते हैं। तथ्य संकलन का कार्य अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ज्ञान की वह शाखा जिसमें उसके विषय के लिए व्यक्तिगत मानव समाजों का वैज्ञानिक वर्णन किया जाता है। शोधकर्ता समूह का अध्ययन करता है और शोधकर्ता लोगों के दैनिक जीवन में प्रवेश कर उनके सांस्कृतिक अर्थ एवं अनुभवों को पूरी तरह से समझने का भागीदार बनता है। यानी जो रिसर्च कर रहा है, जो एथनोग्राफी लिख रहा है, वो समूहों के दैनिक जीवन में के साथ में शामिल होता है, सहभागिता करता है और अपने अनुभवों से उन्हें पूरी तरह से समझने का प्रयास करता है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एथनोग्राफी महत्वपूर्ण है, जो लोगों के व्यवहार और बातचीत के लिए आने वाले कई प्रश्नों की स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक नृवंश विज्ञानी है तो वो कुछ स्कूलों, एक विशेष सड़क, एक फुटबॉल क्लब के समर्थकों के दैनिक जीवन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन और तथ्य एकत्रित करता है। अध्ययन पूरा करने के बाद वो नृवंश विज्ञानी एक लिखित उत्पाद तैयार करता है, एक रिटन रिपोर्ट तैयार करता है, जो समुदाय के सामाजिक जीवन के रीति रिवाजों और जीवन के तरीकों का अध्ययन करके लिखी जाती है। तो एथनोग्राफी बेसिकली हमने ये देखा कि ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब हुआ जिसमें हम नंबर्स का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें हम लोग कल्चर और ग्रुप्स को समझते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखते हैं और लोगों के बारे में लिखते हैं। तो कल्चरल ग्रुप्स यूनिक क्यों है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से यूनिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है, उसके रीति रिवाज अलग क्यों हैं, ये हम खुद जा कर के, यानी शोधकर्ता स्वयं जा कर के उन परिवारों में जाके या उन समूहों में जा कर के ऑब्जर्व करके और उसके बारे में जानकारी जुटाता है, उसका वर्णन करता है। तो एथनोग्राफी या नृवंश विज्ञान मुख्य रूप से लोगों के समूह के बारे में लेखन है और यह गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप है, यानी ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, जिसका उद्देश्य संस्कृति एवं समूह के जीवन के तरीकों का अध्ययन करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं, हम लोग अगर किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसके इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा, यानी उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि वो कल्चर आई कहाँ से, वो संस्कृति आई कैसे, ये नियम कानून कायदे प्रथाएं इस विशेष संस्कृति के कैसे बन गए, या उनका दैनिक जीवन क्या है, उस विशेष संस्कृति के लोगों का दैनिक जीवन, जो उनकी रूटीन लाइफ है वो कैसी है, या उनके जीवन जीने के तरीके कैसे हैं, उनकी लाइफ
लाइफस्टाइल कैसी है, वो किस तरह से क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, वो जीवन जीने के कौन से तरीक़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमें स्वयं को ऑब्ज़र्व करके देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एथनोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की, नृवंश विज्ञान की विशेषताओं की बात करेंगे। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये व्यक्तियों या समूहों का एक प्राकृतिक सेटिंग, प्राकृतिक व्यवस्था में संस्कृति का अवलोकन है। यानी हम नेचुरल सेटिंग में किसी व्यक्ति या उसके समूह का कल्चरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस समूह की या इस व्यक्ति की इस नेचुरल सेटिंग में एक प्राकृतिक व्यवस्था में किस तरह से ये संस्कृति बनी। इसमें हम तथ्य एकत्रित करने की 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड और साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू विधि। इन 2 विधियों का हम डेटा कलेक्ट करने में, तथ्य एकत्रित करने में प्रयोग करते हैं। शोधकर्ता अपना पूरा ध्यान संपर्क एवं प्राप्त कलाकृतियों पर भी रखता है। यानी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम एथनोग्राफी लिख रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान कांटेक्ट पे होना चाहिए, संपर्क पे होना चाहिए, लोगों से हमारा संपर्क बराबर बना हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो उनसे प्राप्त कलाकृतियाँ हैं यानी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे पुराने बर्तन हैं, मटके हैं या पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, इन पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए ताकि हमें पता लग पाए कि ये संस्कृति बनी कैसे, इसके पीछे कौन सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, कौन से कारण ज़िम्मेदार हैं। फिर रिसर्च करने वाला ये जो रिसर्च कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली रिसर्च प्रोसेस है ये, क्योंकि ये 1 या 2 वर्ष में ज़रूरी नहीं है पूरी हो, ये और लंबी भी चल सकती है क्योंकि नई नई सिचुएशंस या नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और लोग उनको किस तरह से डील कर रहे हैं और डील करते हुए अपनी कल्चर में किस तरह से जुड़े हुए हैं अपनी संस्कृति से, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं, ये सब कुछ हम लिखना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो इसके साथ साथ ही शोधकर्ता या जो रिसर्चर है वो हमेशा सीखने वाले की भूमिका में रहता है, सीखने वाले की भूमिका अदा करता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती, उसको वो ज्ञान नहीं होता कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसलिए वो हमेशा सीखता रहता है कि कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं। अब हम किस तरह से ये एथनोग्राफी करते हैं, नृजातीय लेखन हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ तत्वों का ध्यान रखना होगा। जब हम एथनोग्राफी करते हैं, जब आप संस्कृति के मूल्य एवं प्रतिमानों के बारे में खोज रहे हो, आप किसी भी कल्चर के वैल्यूज़ और नॉर्म्स को अगर खोज रहे हो तो आप एथनोग्राफी करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता होता, आपको समझ नहीं होती कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई या ये नॉर्म्स कहाँ से आए। जैसे बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, या 11 को चावल नहीं खाने चाहिए, या एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, या शाम को नाखून नहीं काटने चाहिए, या मंगलवार को बाल नहीं काटने चाहिए। तो ये सब वैल्यूज़ और नॉर्म्स कहाँ से आ गए, ये सब हम जानना चाहते हैं। इसी तरह से व्यवहार एवं जीवन के तरीक़ों के कारण भी हम खोजना चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार कहाँ से आया, ये परिवार इस तरह से क्यों बन गए, इन परिवारों के ये नियम कैसे बन गए। इसके साथ साथ सामाजिक घटनाओं का परीक्षण करते हैं, जैसे तलाक है, वेश्यावृत्ति है, दास्ता है आदि, ये कहाँ से आए, ये सारी जो घटनाएं हैं कहाँ से घटित हुई या किस तरह से बन गई, ये इस तरह के नियम कैसे बन गए। जब हम ये सब जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में इस तरह की बातें भी आती है कि परिवार की भूमिका क्या है या सामाजिक संबंध तथा संगठन की भूमिका क्या है, हम ये सारी चीज़ें भी जानना चाहते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती कैसे है, हम किस तरह से करते हैं, तो ये हम 2 तरह से इसको देख रहे हैं। एक तो हम ओपन एक्सेस देख रहे हैं, एक हम क्लोज एक्सेस के माध्यम से देख रहे हैं। यानी हमको पॉपुलेशन चाहिए, हमको जनसंख्या चाहिए जिसको हमें देखना है, और इस जनसंख्या में हम 2 तरह की जनसंख्या देख रहे हैं, ओपन एक्सेस और क्लोज एक्सेस। ओपन एक्सेस में जैसे हम मॉल में चले गए या हम कोई कॉन्सर्ट में चले गए, या
तो हम हमारे लिए वो ओपन एक्सेस है, हम वहाँ देख रहे हैं कि लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं या किस तरह का उनका तौर तरीके हैं, ये हम वहाँ देख रहे हैं। लेकिन जो क्लोज एक्सेस, वहाँ हम आसानी से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमको उनका इंटरव्यू चाहिए तो हमें उनकी परमिशन लेनी होगी। लेकिन जो क्लोज एक्सेस है उसके अंदर हमको उनकी परमिशन लेनी होती है। जैसे स्कूल्स हैं या ऑफिसेज हैं, अगर हम वहाँ जा कर के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें परमिशन लेनी होती है उस पॉपुलेशन से बात करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से हम अपनी समस्याओं को चिन्हित करते हैं, उनको समझते हैं और प्रश्न उठाते हैं, और उनमें से हम जानकारी जुटाते हैं कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि प्रश्न अपनी सूची में हमको बनाने पड़ते हैं, और उस पर आधारित हमें अपनी जानकारी जुटानी होती है। इसके बाद हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी हमें एथनोग्राफी लिखनी है। तो ये जो एथनोग्राफी हम लिख रहे हैं उसमें हमको डेटा जो भी हम कलेक्ट करके लाए हैं उसके हमको मैप बनाने पड़ेंगे, फ़ोटोग्राफ्स को एकत्रित करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें सही तरीके से रिकॉर्ड में लिखनी पड़ेंगी हमें। सभी चीज़ों को सही प्रकार से, सभी जो भी डेटा कलेक्ट करके हम लाए हैं उनको सही प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, ताकि हम रियलिटी देख सकें, वास्तविकता देख सकें। तो अब ये जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये रिपोर्ट एक तरीके से स्टोरी होती है उस संस्कृति या उस समाज या उस समूह के बारे में। जैसे अगर अपन कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको उस स्टोरी में अपने आप को हम ढाल करके देखते रहते हैं कि इसने जो कुछ भी बताया है इसके अंदर, तो हमारी आंखों के सामने वो पूरी स्टोरी, वो पूरा सीन जाता रहता है। उसी तरीके से एथनोग्राफी भी होती है या नृजातीय लेखन भी होता है, जिसमें वो पूरी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है कि ये संस्कृति ऐसी क्यों बनी, इसके पीछे ये सब कारण रहे होंगे, या ये रीति रिवाज कहाँ से आया, उसके पीछे ये सारी कहानियाँ रही होंगी, या ये सारे तरीके रहे होंगे। तो इस तरह से हम एथनोग्राफी लिख रहे हैं या नृजाती लेखन कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। थैंक यू।